क्या मीनिंग है और इम्पोर्टेंस है इन इलेक्शन में। और दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि कितने तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एपीटीपी होता है और पीआर सिस्टम होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इंडिया में कौन सा अडॉप्ट किया जाता है, क्या दोनों किया जाता है, एक किया जाता है, ये सब चीज़ हम समझेंगे इसमें। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, सो वाई डिफरेंट कंट्रीज फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सो इवन दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. So first question है what is election. सो पहले हम देखते हैं इलेक्शन होता क्या है। इलेक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। कोई भी डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इलेक्शन आर द प्रोसेस, एक तरीका है बाय विच पीपल एबव 18 ईयर्स वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये ऐसा एक तरीका है जिसमें जो प्रोसेस है, सिस्टम है, जिसमें कि जो 18 साल या उससे ऊपर के लोग होते हैं उन लोग वोट देते हैं और वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक एंड मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो इस तरह से इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि दोज हु हैव बीन गिवन राइट टू वोट, जिसको वोट देने का अधिकार है, दे इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। और ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म गवर्नमेंट, टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एंड ऑल्सो मेक प्रोग्राम एंड पॉलिसी जिससे कि लोगों का बेटर भलाई हो सके या लोगों का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। सो हम हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे कि लोग जो हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एग्जाम्पल पहले एंशियंट सिटी स्टेट हुआ करते थे ग्रीस में, जहाँ पे कि बहुत कम लोग रहते थे और उन लोग एक दिन इकट्ठा होते थे और अपने लिए कानून बनाते थे या इस तरह से। तो पॉसिबल था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम था और स्टेट भी बहुत छोटे हुआ करते थे। लेकिन आज जो है स्टेट बहुत बड़ा हो गया है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो उससे इसलिए हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्टार्ट किया है। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं, पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो यहाँ पे हम चुनते हैं और वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आज करीब करीब यूएसए, इंडिया और बहुत बाकी सारे कंट्री में हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। समझ में आया इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, विच सिस्टम इज इलेक्टेड विच सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज अडॉप्टेड इन इंडिया। तो फर्स्ट पास्ट जिसको हम बोलते हैं एफपीटीपी, ठीक है, एफपीटीपी बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और इंडिया में कौन सा सिस्टम इलेक्ट किया गया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मींस एन इलेक्शन सिस्टम वेयर द कैंडिडेट गेट विन मोर वोट देन ऑल अदर कैंडिडेट एंड इज डिक्लेयर इलेक्टेड। जैसे मान लो कि ए है कैंडिडेट, बी है, सी है, तीन कैंडिडेट खड़ा हुआ इलेक्शन में और ए को 15% सीट मिला है, बी को 10% और इसको 5% मिला है, तो ए विल बी डिक्लेयर एज ए विनर। सबसे बाकी सबसे ज़्यादा मिले। देखो सिर्फ 15% लोगों ने ए को सपोर्ट किया है, बट 15% बट फिर भी ए जीत गया है। 85% लोगों ने ए को रिजेक्ट किया है, फिर भी ए जीत गया। दिस इज कॉल्ड एफपीटीपी। जो सबसे पहले ज़्यादा ज़्यादा जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेजोरिटी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 50% सीट मिले ही तभी जाके वो ही विल बी डिक्लेयर एज ए इलेक्टेड। तो इस सिस्टम को बोलते हैं एपीटीपी। इन इंडिया वी फॉलो एपीटीपी लोकसभा इलेक्शन के लिए या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हम ये फॉलो करते हैं। इसको हम प्लुरलिटी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, एक और नाम है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एफपीटीपी। सो हमने देख लिया एफपीटीपी होता क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो मैंने जो बताया वही डिसएडवांटेज है कि हालांकि किसी कैंडिडेट को 50% भी सीट नहीं मिलता है फिर भी वो जीत जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ this system. So in this system even if a candidate has not one majority मतलब 50% सीट, 50% से एक भी ज़्यादा उसको मेजोरिटी बोलते हैं, he will win. This means that even if 50% people do not like that, he or she will be our own representative हो जाएंगे वो, ठीक है, then also the candidate will win. This reason is that other voters get divided among opposition. तो बाकी लोग बढ़ जाते हैं और इसको कम सीट मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा मिला इसलिए वो जीत जाता है। देखो दूसरा क्या है इसमें, द पार्टी विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विल विन, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। सो दिस मेथड एनी न्यू पार्टी
कैन नॉट विन बिकॉज दे माइट नॉट बी एबल टू विन। तो इसमें क्या है कि न्यू पार्टी के लिए प्रॉब्लम होता है, न्यू पार्टी को जीतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो इतना पॉपुलर नहीं होते हैं। जो पार्टी ज़्यादा पॉपुलर होता है, जिसको ज़्यादा सीट मिलता है, वो जीत जाता है, और इस तरह से जो नए पार्टी हैं वो कभी भी सरकार नहीं बना सकते हैं, या छोटे पार्टी। तो ये सबसे बड़ा इसका दिक्कत है कि स्मॉलर पार्टी विल नॉट बी इनेबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोपोर्शनेट पीआर सिस्टम। इसको हम पीआर शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीआर सिस्टम बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि मान लो 100 वोट दिया गया, नंबर ऑफ पीपल हु एक्सरसाइज हिज वोट 100 लोग हैं, ठीक है, और पार्टी ए है, पार्टी बी है, और पार्टी सी है। तो मान लो इसको 100 में से 40 वोट पार्टी ए को मिला, पार्टी बी को 30 वोट मिला, या 35 वोट मिला, और इसको 25 मिला, ठीक है। हम इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं, ये 20 हो गया, 60 और इसको 40 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इतने इतने वोट मिले, 100 में से 100 लोगों ने वोट दिया, तो पार्टी ए को 4 सीट मिल जाएगा यहाँ पे, ये 20% मिलेगा तो 2 सीट मिल जाएगा, और प्लस ये 40 से तो 4 सीट। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर 10 कैंडिडेट है तो इस तरह से बढ़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल, जितना वोट मिला है किसी भी पार्टी को उतना सीट उस पार्टी को मिल जाता है। जैसे मान लो इंडिया में इलेक्शन हो रहा है और बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है। अब इनको मान लो कि 60% सीट मिला, 60% वोट मिला, तो हम क्या करेंगे, 543 से जो हमारा लोकसभा में स्ट्रेंथ है 60% हम अपॉन 100 करके निकाल लेंगे, और करीब करीब 60% मतलब हो गया 6 5 या 30, 30 40 50 340 सीट्स अराउंड मिल जाएगा। ये अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, तो आप कैलकुलेशन करके अच्छी तरह निकाल सकते हैं। तो यही है पीआर सिस्टम। अ पार्टी गेट्स सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स, मैंने अभी बताया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके दो पीआर सिस्टम के दो अलग अलग तरह के होते हैं, डायमेंशन या टू टाइप्स ऑफ पीआर सिस्टम होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन से होता है हम देखते हैं इसको। वेयर द काउंटिंग इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरा कंट्री। अब इसमें एक होता है जिसमें पूरा कंट्री, जैसे इंडिया है, ठीक है, पूरा इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। इन दिस ओनली वन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड वेयर कैंडिडेट गेट सीट अकॉर्डिंग टू देयर वोट्स दे हैव वोन। तो एक लिस्ट निकलता है, उस लिस्ट में अलग अलग कैंडिडेट ए बी सी डी होता है, और उसके हिसाब से ये जीतते हैं। दूसरा है जहाँ पे कंट्री डिवाइड टू मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी, इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड दे आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द वोट्स। यहाँ भी वही होता है। पहला वाले में क्या होता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा कंट्री को माना जाता है, दूसरा में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है, और वहाँ पे भी जो जिसको जितना एक पार्टी को जितना सीट्स मिलता है, जितना वोट मिलता है, उसके हिसाब से उसी के प्रोपोर्शन में उसे सीट दे दिया जाता है। इन दिस सिस्टम मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव कम टू पावर एंड व्यूज ऑफ डिफरेंट सेक्शन आर रिप्रेजेंटेड। तो दिस सिस्टम इज फॉलोड इन इजराइल में फॉलो किया जाता है, दूसरा वाला सिस्टम। हियर वोटर्स वोट फॉर द पार्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टी लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हम कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं, बल्कि पार्टी को वोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर पार्टी डिसाइड करता है कि कौन सा कैंडिडेट विल बी इलेक्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ पीआर सिस्टम। तो हमने देखा कि एफपीटीबी का प्रॉब्लम देखा हमने, पीआर सिस्टम का भी प्रॉब्लम देख लेते हैं। इन पीआर सिस्टम में पार्टी इज चोजन एंड द रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टी लिस्ट। तो पार्टी लिस्ट के हिसाब से चुना जाता है। बिकॉज सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ वोट्स गेन, सो मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव कम टू पावर। यहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी आ सकते हैं। सिंस नो, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम किसको अगर मान लो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 कैंडिडेट चुन के गए हैं, तो हम किसको, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, ये पॉसिबल नहीं है टू हेल्ड एनीबडी रिस्पॉन्सिबल। अब इंडिया में क्या है कि मान लो कॉन्स्टिट्यूंसी एक बंदा चुन के आता है, अगर यहाँ कुछ होता है तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2-3 कैंडिडेट भी चुन के गए हैं, तो ये अगर हम इसको करते हैं तो ये बोला उसकी वजह से हुआ, वो करते हैं तो उसकी वजह से हुआ। तो इस तरह से देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जो कि एफपीटीपी में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही बंदा चुन के आता है, ठीक है। हाउ इज एफपीटीपी डिफरेंट फ्रॉम पीआर सिस्टम, जो मैंने अभी बताया। इसमें कंट्री डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एफपीटीपी में, और इसमें जो होता है हो सकता है एक या एक से ज़्यादा हो।
सो दिस कंट्री में बी ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरा कंट्री को हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी मानते हैं। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे एक ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी मोर देन वन, 2-3 भी हो सकते हैं। वोटर्स यहाँ पे कैंडिडेट को वोट करते हैं, यहाँ पे पार्टी को वोट करते हैं, ये एक डिफरेंस है। पार्टी जो जीता है हो सकता है उसे लेस देन 50% सीट मिला हो इसमें, तभी भी जीत जाता है वो पार्टी, सरकार बनाता है। लेकिन यहाँ पे सीट जो होता है वो दिया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वोट दे गेट, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 1984 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद, असैसिनेशन के बाद हम देखते हैं कि राजीव गांधी इलेक्शन लड़ते हैं कांग्रेस की तरफ से, उनको 415 सीट मिलता है, ठीक है। हालांकि इनको वोट सिर्फ 42% मिला था, शेयर ऑफ वोट 42%, लेकिन सीट ज़्यादा मिला था। क्यों? क्योंकि एपीटीपी है इंडिया में। कोई पार्टी को अगर 25% सीट मिलता है लेकिन उसका सबसे ज़्यादा होता है बाकियों से, तो जीत जाता है। इस बेसिस पे कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिला था। ये यूके में और इंडिया में फॉलो किया जाता है एपीटीपी, ये इजराइल में फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इंडिया हैज पीआर सिस्टम? क्या इंडिया में पीआर सिस्टम है? हाँ है। देखो एपीटीपी सिस्टम तो हम लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए मैंने पहले बताया आपको, लेकिन पीआर सिस्टम जो होता है सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। इट इज यूज्ड इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसी बेसिस पे चुना जाता है, पीआर सिस्टम के बेसिस पे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, मैं बताऊंगा अभी। वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एंड द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड विधानसभा जो होता है वो पीआर सिस्टम के बेसिस पे होता है, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है समझना। हाउ डज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वर्क्स? देखो इसमें क्या होता है, ये थर्ड वेरिएंट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। एवरी स्टेट हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स फॉर एग्जाम्पल ईच स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं उनको, जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और सिक्किम, ये 7 स्टेट हैं, उनको एक एक सीट है राज्यसभा में, ठीक है। जबकि बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनके 31 हैं, 18 हैं आंध्र प्रदेश के। सिमिलरली ऑल द स्टेट हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, हर स्टेट के लिए फिक्स किया हुआ है कि आप इतना मेंबर भेज सकते हो। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स बाय रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको पता है कि हर स्टेट में, इंडिया में फेडरलिज्म है, हर स्टेट में अपना गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो होता है डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होता है, और उन लोग चुन के भेजते हैं मेंबर को राज्यसभा में। So there is no direct election for the member of Rajya Sabha. Every voter make the candidate according to, every voters mark the candidate according to his or her preference. मान लो कि एक कैंडिडेट जैसे है इसका ए है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है कौन, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इस तरह से प्रेफरेंस दिया जाता है हमारा यहाँ पे। अब ऑल द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम वोट, यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम वोट निकालना जरूरी है कि किसी भी कैंडिडेट को इलेक्टेड डिक्लेयर करने के लिए मिनिमम वोट चाहिए। वो मिनिमम वोट कैसे निकालते हैं? टोटल वोट पोल्ड, मान लो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टोटल 200 लोगों ने वोट दिया, और कैंडिडेट कितने हैं? कैंडिडेट मान लो 4 हैं, 4 कैंडिडेट है, तब कैसे निकालेंगे हम? तो हम इसमें +1 कर देते हैं और टोटल में +1 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 200 और ये 200 अपॉन 5 हो गया, और +1 है यहाँ पे, तो 40 हो गया और +41, तो मिनिमम वोट कितना चाहिए? 41। अगर कोई कैंडिडेट को 41 वोट नहीं मिलता है तो ही विल नॉट बी डिक्लेयर। अब मान लो किसी पहला काउंटिंग में किसी को 41 वोट नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं कि जो सबको सबसे लोएस्ट जिसको मिलता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और उसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है बाकी सो लोएस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको मिला हुआ है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और उसका जो एंड हिज वोट्स आर ट्रांसफर टू दोज हु आर मेंशन एज सेकंड प्रेफरेंस। तो इस तरह से हम करते रहते हैं तब तक करते रहते हैं जब तक कि किसी एक कैंडिडेट को 41% से 41 सीट से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम ये सिस्टम फॉलो होता है इंडिया में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए या राज्यसभा के मेंबर के लिए, ठीक है। सो इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा, वाई डिड एपीटीपी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? हमने इंडिया में एपीटीपी क्यों इंट्रोड्यूस किया था? देखो एपीटीपी एक तो सिंपल है, और जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय इंडिया में बहुत सारे लोग इलिटरेट थे और उनको पीआर सिस्टम समझ में आता नहीं, तो हमने सोचा कि एपीटीपी अडोप्ट करते हैं, जो कि बड़ा आसान है, जिसको ज़्यादा सीट मिला वो जीत जाता है। सेकेंड है एपीटीपी गिव्स क्लियर चॉइस टू वोटर्स टू आइदर वोट फॉर ए कैंडिडेट और पार्टी, बट द पीआर सिस्टम में वोटर्स हैज टू वोट फॉर द पार्टी एंड द कैंडिडेट इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। तो यहाँ पे हमें
क्लियर चॉइस होता है कि हम किसको ए कैंडिडेट को पता होता है ए कैंडिडेट को दे रहे हैं या बी को दे रहे हैं या सी को दे रहे हैं कैंडिडेट हमें, क्योंकि वी वोट फॉर द कैंडिडेट। सो देयर इज क्लियर विजन दैट टू हुम यू आर कास्टिंग वोट। वहाँ पर पार्टी को देते हो, फिर पार्टी चुनता है कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ, सो इस तरह से ये भी एक क्लैरिटी होता है यहाँ पे। थर्ड है, इन एफपीटीपी सिस्टम द वोटर्स नो हुम दे हैव टू वोट फॉर। ठीक है, कैंडिडेट को पता होता है और ही कैन मेक दैट कैंडिडेट अकाउंटेबल, उनको जिम्मेदार ठहरा सकता है। बट पीआर सिस्टम ऐसा नहीं होता है, हम पार्टी को वोट देते हैं और सो वोटर्स डोंट नो हुम टू होल्ड अकाउंटेबल फॉर द वेलफेयर, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा भी कैंडिडेट चुन के आते हैं। इन एपीटीपी वन रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू पावर, सो देयर इज क्लैश ऑफ आइडिया एंड इंटरेस्ट। बट इन पीआर सिस्टम मेनी रिप्रेजेंटेटिव कम टू पावर। ठीक है, सो एक जब होता है तो सो यहाँ पे लिखा देयर इज नो क्लैश ऑफ आइडिया इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट का आइडिया और ये क्लैश होते रहता है, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एफिडेविट कैंडिडेट वर्क फॉर द एंटायर कम्युनिटी नॉट वन। ठीक, यहाँ पे जैसे कि मान लो एक, सो दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए नेशन, इट हैज डिस्करेज कैंडिडेट टू गेट वोट फॉर वन कम्युनिटी। लेकिन एपीटीपी हैविंग सपोर्ट ऑफ ओनली वन कम्युनिटी, सो फिफ्थ पॉइंट है, इन एपीटीपी द कैंडिडेट वर्क फॉर द एंटायर कम्युनिटी नॉट वन। क्योंकि एपीटीपी में क्या होता है कि अगर कोई एक कैंडिडेट एक कम्युनिटी से वोट लेता है तो उसे जीतने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। सो दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशन। तो जब सबके लिए काम किया जाता है, देयर इज यूनिटी अमंग एवरीबॉडी, देन दैट एक्चुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशन। ठीक है, इट हैज़ डिस्करेज कैंडिडेट टू गेट वोट फ्रॉम वन कम्युनिटी, क्योंकि उन्हें पता है कि एक कम्युनिटी को अगर हम एनकरेज करके वोट लेने की कोशिश करते हैं तो जीतना पॉसिबल नहीं है। इन एपीटीपी हैविंग सपोर्ट ऑफ ओनली वन कम्युनिटी, ए कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू विन इलेक्शन। ठीक है, सो ये बताया हुआ इसमें, he will need the support of various communities, so this actually create unity among everybody and that is basis of nation। वही एक आधार है कोई भी कंट्री को नेशन बनने में। सो इट विल हेल्प इन बिल्डिंग यूनिटी रादर देन डिवाइडिंग द सोसाइटी। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे कम्युनिटी के बेसिस पे वोट मांगा जाता है। एक कम्युनिटी किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरा कम्युनिटी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करता है, और इस तरह से इट माइट लीड टू डिवीजन इन द सोसाइटी। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द रिजर्वेशन और व्हाई आर रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस। रिजर्वेशन मतलब होता है कि सीट रिजर्व कर देना। रिजर्वेशन मीन्स द दैट सर्टेन constituencies are kept reserved for the particular community or social section so as to have their proper representation। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम मान लो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी को हम जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते हैं, जैसे मान लो इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब इसको हम सारे जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आमतौर पे जो हायर कास्ट या रिच क्लास के लोग ही चुन के आएंगे, क्योंकि गरीब लोग बस ना इतना पैसा होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, ना ही इतना कैपेबिलिटी होता है, ना ही इतना नॉलेज होता है कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो कभी भी पुअर सेक्शन या इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शन के लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में। तो हमने सोचा कि सबका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, हर एवरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि इवन वीकर सेक्शन हो गया या SC ST हो गया, OBC हो गया, इवन दे शुड ऑल्सो गेट फेयर चांस टू बी इलेक्टेड टू बी इलेक्टेड टू राज्यसभा एंड लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसकी वजह से हमने कुछ सीट रिजर्व कर दिया। जैसे मान लो कि 543 में से 50 सीट जो है रिजर्व है, SC के लिए कुछ सीट रिजर्व है, 78 सीट रिजर्व है, ST के लिए 48 सीट यहाँ पे हैं। ठीक है, और वुमेन के लिए रिजर्व है पंचायती राज में। अब जो सीट मान लो कि एक ये सीट है कॉन्स्टिट्यूंसी है, सपोज दिल्ली में ले लो, दिल्ली में कमला नगर कॉन्स्टिट्यूंसी सपोज से ये रिजर्व है ये SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट होंगे यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली जो है प्लेन एरिया, यहाँ पे ट्राइब नहीं हो सकते। शेड्यूल कास्ट के लिए अगर मान लो रिजर्व है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ेगा और कोई नहीं लड़ सकता है। वोट सब देंगे, बट सिंस इट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ओनली शेड्यूल कास्ट, जैसे वुमेन के लिए रिजर्व है पंचायत में,
तो वहाँ वुमेन ही खड़ा होगी और कोई नहीं खड़ा हो सकता। आपको पता है 33% सीट जो है रिजर्व है वुमेन के लिए इन पंचायत और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो वहाँ पे वही कैंडिडेट खड़ा हो सकती हैं। रिजर्वेशन वर इंट्रोड्यूस बिकॉज द ऑप्रेस्ड एंड वीकर कम्युनिटी, ऑप्रेस्ड मतलब जो लोगों को दबाया गया, जैसे कि लोअर कास्ट के लोग हो गए, वीकर कम्युनिटी हो गए, वर अंडर रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल सिस्टम। देखो जैसे हमने इलेक्शन शुरू किया तो इलेक्शन में हम देखा कि आज भी आपको अगर चलो मान हम वेमेन के लिए लेते हैं, तो वेमेन आज भी जो है वो 5% जो है स्टेट लेजिस्लेचर में है और 10% जो है वो लोकसभा में। क्या वेमेन जो है वैसे तो जनरली वेमेन 50% पॉपुलेशन है, लेकिन उनका रिप्रेजेंट कितना है 10% है लोकसभा में, 5% है किसमें स्टेट लेजिस्लेचर में, तो ये तो नहीं रिजर्व हो रही हैं, नहीं चुन के आ रही हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि नहीं वो भी चुन के आए और वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल हो, इक्वल पार्टिसिपेट करें इन लॉ मेकिंग एंड ऑल और डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमने क्या किया कि उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया। अब 33% सीट मतलब अगर मान लो कि 100 सीट हैं तो उसमें 33 तो उनमें चुन के ही आएंगी, क्योंकि उनके लिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर दिया गया, इसीलिए हमने इस तरह का किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 75 सीट रिजर्व है लोकसभा में और शेड्यूल ट्राइब के लिए 41 सीट रिजर्व है। ठीक है, सो ये भी कभी पूछा जा सकता है एक नंबर में कि कितने सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए और कितने शेड्यूल ट्राइब के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है और कौन अपॉइंट करता है। आपको पता है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब क्या होता है शायद आपको पता होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब होता है ना कि फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन कंडक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा इंडिया को छोटे छोटे पार्ट में बांट रखा है और हर एक पार्ट से एक एक बंदा चुन के आता है, जिसको हम MP बोलते हैं लोकसभा में। ठीक है, और तो इस एरिया को कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूंसी जनरली 10 लाख लोगों पे, 10 लाख लोगों पे हम देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाता है। अब हो सकता है 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल के बाद पॉपुलेशन 10 से 15 हो गया, तो ज़्यादा लोग के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होता सही नहीं है, तो हमें इसको ये 5 लाख को दूसरे दूसरे मान लो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ जाए तो उन दोनों को मिलाकर अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना पड़ता है। सो कौन करता है ये, इसके लिए हमारे पास डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है। और ये कमीशन जो इट इज द बॉडी विच ड्रॉ द बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ये डिलिमिटेशन कमीशन को। नेक्स्ट है हु इज व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में 7 से 8 से। यूनिवर्सल मतलब सबको, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। एडल्ट मतलब यहाँ पे 18 ईयर एंड अबव और इससे ऊपर जो हो गए। फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। अगर मान लो सब कोई जो 18 साल से ऊपर है उसको राइट टू वोट मिला हुआ, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, सो अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टैंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सबको, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लोअर कास्ट को, अपर कास्ट को, रिच हो, पुअर हो, डजंट मैटर, एवरीबॉडी हु इज 18 ईयर एंड अबव दे हैव बीन गिवन राइट टू वोट। हु कैन कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्वालिफिकेशन है। एक तो पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आप इंडिया के नागरिक हो तभी इलेक्शन लड़ सकते हो लोकसभा के लिए। उसको 25 ईयर से और उसके ऊपर होना चाहिए, अब 18 साल 19 साल का बच्चा नहीं लड़ सकता है, सो 25 और उससे वो होना चाहिए। एंड हैज नॉट अंडर गॉन इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल नहीं होना चाहिए उसे 2 साल या 2 साल ज़्यादा का जेल हो जाता है तो ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, सो ऐसे लोग सो 3 है, पहला तो है सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा जो है कि 25 ईयर एंड अबव होना चाहिए, और तीसरा कि 2 साल या 2 से ज़्यादा उसको सजा नहीं होना चाहिए, हुआ होना चाहिए, तभी जाके वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। व्हाट इज इलेक्शन कमीशन, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल 324 जो है दैट टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और व्हाट इज एन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम है कि इंडिया में इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर करवाना, लुक आफ्टर द फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, और भी बहुत सारा कुछ देखते हैं इलेक्शन से पार्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कमीशन ही देखता है। सो टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी के दबाव में काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंट बॉडी है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, टू लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा इंडिया में उसके बारे में देखता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव्ड। देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही सारे बड़े बड़े अपॉइंटमेंट को रिमूव करता है। ही और सी कैन बी रिमूव बिफोर द टर्म, टर्म उनके 6 ईयर के लिए होता है
और लेकिन उससे पहले भी हम उनको हटा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट इफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड विद द स्पेशल मेजोरिटी। इस प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट भी हटाया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सबको हम हटा सकते हैं उनके पोस्ट से, बट इसको इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट में क्या होता है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा लोकसभा में, फिर सेम राज्यसभा में भी, और उसके बाद देन गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर सिग्नेचर एंड देन फाइनली, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। इसके बारे में बता रखा है व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी। सो हम ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी। देखो अभी आगे स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है। सो ध्यान से समझते हैं, जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी में। सो स्पेशल मेजोरिटी शुड फुलफिल 2 क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया है? एक तो ये क्राइटेरिया 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेजोरिटी, जैसे मान लो ना कि अगर लोकसभा में 300 मेंबर है, वैसे तो जनरली लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 543 मेंबर होते हैं, लेकिन अगर मान लो जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन 300 मेंबर प्रेजेंट है। सो 2/3, अब इसका 2/3 निकालते हैं, कितना होता है? 2/3 इंटू 300, तो ये 100 हो गया। 100 इंटू 2 200। तो अगर मान लो कि 300 मेंबर प्रेजेंट है और उसमें से 2/3 कितना हो गया? 200, और 200 सपोर्ट करता है कि हाँ कोई भी चीज हो, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अगर मान लो सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, अगर आपको पता है कि 543 सीट्स है और इसका सिंपल मेजोरिटी कितना होता है? 273 सीट्स। तो अगर मान लो टोटल मेंबर प्रेजेंट हैं, उस सिचुएशन में 273 सीट्स, 273 सपोर्ट होता है कोई भी रेजोल्यूशन को, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी से। सो होपफुली समझ में आ गया दो कंडीशन क्या क्या है। अब व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। हमने ऊपर देखा था इलेक्शन कमीशन जो होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। सो और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक तो अपडेट द वोटर लिस्ट। आपको पता है वोटर लिस्ट क्या होता है? वो लिस्ट में नाम होता है और तभी हम जाके वोट दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा नाम नहीं है तो हम वोट नहीं देते। आपको पता है हर साल जो लोग 17 ईयर के थे अगले साल 18 ईयर के हो जाएंगे, और जैसे 18 ईयर के हो गए उनको राइट टू वोट मिल जाएगा। तो इनका नाम वोटर लिस्ट में लाना जरूरी है, वोटर लिस्ट में। ठीक है, सो ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। सो इंश्योर दैट द वोटर लिस्ट इज फ्री फ्रॉम एरर। अब ये नहीं इसमें जो लोग मर जाते हैं उनका नाम निकालना होता है, और जो लोग 18 ईयर के होते हैं उनका नाम इंक्लूड करना होता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर डन बाई इलेक्शन कमीशन ओनली। ठीक है, उसको नेक्स्ट है डिटरमाइन टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन कब होगा, क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? अगेन इलेक्शन कमीशन करता है। शेड्यूल प्रिपेयर करना, कहाँ कहाँ पे कब होगा इलेक्शन। एंश्योर इलेक्शन आर फ्री एंड फेयर। ये भी सबसे बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन तो कंडक्ट करवाता है, लेकिन ये सुनिश्चित करे कि इलेक्शन जो है फ्री है और फेयर है, किसी के दबाव में नहीं, कोई डर के माहौल में नहीं हो रहा है। इट कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन इन द कंट्री और स्पेसिफिक स्टेट। अगर मान लो उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो वहाँ का इलेक्शन कैंसिल कर सकता है, किसी पर्टिकुलर इलेक्शन कैंसिल कर सकता है। कोई स्टेट में या कंट्री में अगर उसे लगता है कि सिचुएशन सही नहीं है जहाँ पे कि इलेक्शन हम कंडक्ट करवा सके, तो ये भी फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद इम्प्लीमेंट द मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को या जो भी इलेक्शन में कंटेस्ट हो रहे हैं उन्हें एक तौर तरीके से बिहेव करना चाहिए। उन्हें एक, और ये कौन बताता है क्या क्या उनका दायरा है जिसके अंदर रह के ही आप इलेक्शन कैंपेनिंग कर सकते हो या लोगों से वोट मांग सकते हो। सो ये दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एंड दैट एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक श्योर दैट दे फॉलो दीज कोड ऑफ कंडक्ट। सो इट दैट नो हेट्रेड स्पीच। जैसे ये नहीं कि आप नफरत का आप स्पीच दे रहे हो, लोगों से वोट मांग रहे हो, उसमें आप नफरत के बीच वो दो कम्युनिटी के बीच में स्पीच विच फेवर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इज स्पोकन। ठीक है, सो आप धर्म के नाम पे नहीं मांग सकते हो वोट, आप रिलीजियस सिंबल नहीं यूज कर सकते हो। सो गिव रिकॉग्निशन, और तो ये सब चीज़ जो है आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से पहले ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ता है, और दे नीड टू पुट इनटू प्रैक्टिस ऑल्सो। ठीक है, लास्ट जो है गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी। जब मान लो कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, तो जस्ट इफ यू मेक ए पॉलिटिकल पार्टी यू आर नॉट सपोज टू कंटेस्ट इलेक्शन, दिस पार्टी नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जब तक इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज नहीं कर लेता है आप इलेक्शन
में नहीं इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या सिंबल भी वही पॉलिटिकल पार्टी देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। लास्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट सम इलेक्टोरल रिफॉर्म टू मेक आवर इलेक्शन परफेक्ट। सो हमारा इलेक्शन नो डाउट अच्छा है, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है। तो कुछ सजेशन दिए गए हैं जिससे कि हम अपने इलेक्शन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ये पहला है कि हमें वी शुड चेंज फ्रॉम FPTP टू PR सिस्टम। आपको पता है FPTP में दिक्कत क्या है कि अगर किसी आदमी को 25% सीट मिलता है तो भी वो जीत जाता है, अगर बाकी से ज़्यादा मिला है तो। सो ही डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी या पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये गलत है, ठीक है। सो PR सिस्टम अलाउ बेटर रिप्रेजेंटेशन, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी सुझाव है। स्पेशल प्रोविजन दैट एटलीस्ट 1/3 सीट्स, ये तो हम आज से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि 1/3 सीट्स जो है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में वेमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए। और आज तक कोई पार्टी ने नहीं किया, लेकिन इस बार मोदी गवर्नमेंट ने 2/3 या 2/3 सॉरी 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दिया, 33% वुमेन के लिए। और लेकिन वो इस आने वाले इलेक्शन से में ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगले इलेक्शन जो होगा अभी 2024 में हो रहा है, ठीक है, 23 में हो रहा है, फिर और 5 साल के बाद 28 में जब होगा तो उस समय ये लागू हो जाएगा। तो ये भी एक सुझाव था, लेकिन अब ये हकीकत बन गया है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल मनी एंड मसल पावर। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, उन लोग अपने मसल पावर के, मनी पावर के बेसिस पे लोगों से वोट ज़बरदस्ती दिलवाते हैं और जीत जाते हैं। तो इसको भी दूर रखना जरूरी है हमें, तभी जाके क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग चुन के नहीं आएंगे और अच्छे लोग चुन के आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है, और 3 है, क्रिमिनल को भी बैन कर देना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने में, ठीक है। बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस स्पीच। आप इलेक्शन के समय, इलेक्शन कैंपेनिंग के समय आप ये नहीं कर सकते हो कि धर्म के नाम पे या रिलीजन के नाम पे आप वोट मांगो और लोगों को एक कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी से भड़काओ। और रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी तो कांग्रेस है, BJP है, ये तो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या हो रहा है उसको कौन रेगुलेट करेगा? क्या इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है कि नहीं है, क्या ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, ये सब चीज़ को भी रेगुलेट करना चाहिए। देन ओनली आवर पॉलिटिकल सिस्टम और इलेक्शन एवरीथिंग विल बी फेयर, ठीक है। सो ये आपके ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।